रोहन जी भाई, जीशान। अच्छा सर, तो मेरा नाम आप लोगों को तो पता होगा नहीं, सही है? तो मेरा नाम है अरसलान सिद्दीकी, ठीक है ना? और मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स, जिसको हम लोग PRC 2 बोलते हैं, ठीक है? थोड़ी सी मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं, ताकि हम लोग की कॉमन अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, ठीक है ना? मैं CA फाइनलिस्ट हूँ, ठीक है ना? मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टार्ट करी थी 2017 के दिसंबर में, नवंबर या दिसंबर में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपनी स्टार्ट की थी, ठीक है ना? और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने AFC के पेपर्स दिए थे, फिर अपने मैंने कैफ के पेपर्स दिए, तो मेरे तकरीबन सारे पेपर्स जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए, ठीक है? अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट करी। लेट कैसे स्टार्ट करी कि जिस तरह से आप लोग आए थे इंटरमीडिएट करके, ठीक है ना? मैं आया था बीकॉम कर कर। मैंने अपने बीकॉम के पेपर दिए थे, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2, ठीक है ना? और वो भी मेरे फर्स्ट टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह लगा शुक्र है क्लियर हो गए थे। फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद मैंने जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर एडमिशन लिया था, ठीक है? इसके साथ साथ मैं कोई पास्ट 7 to 8 ईयर्स से मैथ्स और स्टैट्स पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है ना? जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास A लेवल्स आता है। A लेवल्स वाले कोई बच्चे हैं क्लास में? नहीं है। A लेवल्स में मैं S1 S2 पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? इसके साथ साथ O लेवल्स में मैथमेटिक्स जो सिलेबस डी है हमारे पास, वो मैंने पढ़ाया है, ठीक है? इसके साथ साथ बीकॉम मैंने बहुत दफ़ा पढ़ाया है बच्चों को। बीकॉम के साथ साथ इंटरमीडिएट के अंदर जो इंटर कॉमर्स वाला बच्चा है, वो इंटर इंजीनियरिंग वाला बच्चा जो है उसको मैंने पढ़ाया। इंटर मेडिकल वालों को पढ़ाने का कभी मेरा हुआ नहीं है इत्तेफाक, क्योंकि मैंने खुद इंटरमीडिएट जो है वो इंजीनियरिंग से किया था। कॉमर्स तो इस वजह से पढ़ा लेता हूँ क्योंकि मेरा मैथ्स पढ़ाने का पैशन रहा है शुरू से ही, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं छोटी सी जो मैंने सोचा कि आपके साथ में डिस्कस कर दूं, सही है ना? अच्छा सर, अगर हम अपने पेपर्स की तरफ मूव करते हैं, अगर हम अपने पेपर पैटर्न की तरफ मूव करते हैं, जैसे तुम्हारे पास PRC के अंदर 5 पेपर्स है, ठीक है ना? और पांचों पेपर तुम्हारे पास 100 मार्क है, सही है? अगर मैं क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स का पेपर डिस्कशन करूं कि यार पेपर्स में क्या क्या था। अच्छा, मेरे इंट्रोडक्शन के लिहाज से किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नहीं? आगे बढ़े, खुश हो तुम लोग? नहीं हो? ओके। अच्छा देखो, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स के दो मेन पार्ट्स हैं। एक जिसको मैं बोलता हूँ, इसी वजह से बन गया होगा ना? आवाज क्लियर है मेरी यहाँ पीछे तक? ठीक है। अच्छा, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स के दो पार्ट्स हैं। एक है हमारे पास मैथ्स पार्ट, एक है हमारे पास स्टैट्स पार्ट, ठीक है? अच्छा, मैथ्स पार्ट हमारे पास जो है वो 50 मार्क्स का आता है एग्जाम में, और स्टैट्स पार्ट भी हमारे पास 50 मार्क्स का ही आता है इस पेपर के अंदर। टोटल क्वांटिटेटिव मेथड्स का जो पेपर है वो होता है 100 मार्क का। 100 मार्क का पेपर है और टोटल टाइम ड्यूरेशन मेरे पास 3 आवर्स होता है। अच्छा, कॉपी वगैरह नहीं करो, अभी सुकून से सुनो कहानी। कॉपी करने की जरूरत नहीं, कॉपी करने का टाइम एंड में मिलेगा, ठीक है ना? अच्छा सर, अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं, जैसे एग्जाम्स तुम्हारे पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है? तो एग्जाम्स में तुम्हारे पास 70 MCQs आते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? 100 मार्क का पेपर है और 70 MCQs आते हैं, ठीक है? ये ऐसे पॉसिबल है कि हर MCQ जो है वो 3 स्टेजेस पर है। जैसे मिसाल के तौर पे 1 नंबर वाला MCQ भी है, 2 वाला भी है और 3 वाला भी है। 3 मार्क्स से ज्यादा का MCQ नहीं आता हमारे पेपर में, ठीक है? लीस्ट 1 मार्क का आएगा। 1 मार्क वाले MCQ जो होते हैं वो मोस्टली होते हैं थ्योरी से। थ्योरी बोले तो स्टैट्स के सब्जेक्ट में से थ्योरी टेस्ट होती है, स्टैट्स के टॉपिक में से थ्योरी टेस्ट होती है, ठीक है ना? बाकी 2 मार्क वाले और 3 मार्क वाले जो है वो मैथ से भी आते हैं
स्टैट से भी आते हैं। 70 एमसीक्यूज में से 60 एमसीक्यूज आपके पास जो है ऑन एन एवरेज वो कंप्यूटेशन वाले होते हैं। कंप्यूटेशन बोले तो कैलकुलेशन वाले होते हैं, ठीक है ना। और जो 10 एमसीक्यूज है आपके पास ऑन एन एवरेज वो किसके होते हैं? थ्योरी के होते हैं, जो कि स्टैट्स की पूछी जाती है। मैथ्स की थ्योरी नहीं पूछी जाती, हमारे पास स्टैट्स की थ्योरी पूछी जाती है। अच्छा सर, तो ये आपके पास कुल पेपर पैटर्न है, आपका एग्जाम पैटर्न है, कोर्स आउटलाइन क्या है। टोटल क्यूएमटी के अंदर आपके पास जो है वो 15 सब्जेक्ट 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इस चीज को कॉपी करो, फिर हम एग्जाम पैटर्न की तरफ चलते हैं कि सर एग्जाम में इसका रिजल्ट कितना आता है, एग्जाम में क्या क्या चीजें होती हैं, और फिर उसको कैसे देखेंगे हम लोग। इसमें किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर सकते हो आप लोग। अहमद बेटा, अगर मैं एएफसी की बात करूं तो एएफसी में पहले क्यूएम के अंदर होते थे 9 चैप्टर्स, ओ 19 चैप्टर्स। अब इसमें होते हैं 15 चैप्टर्स, ठीक है ना। इस तरह से पहले एएफसी के अंदर हमारे पास डिफरेंशिएशन होता था, डेरिवेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं। इंटर इंजीनियरिंग वालों, ए लेवल्स वालों को पता होगा। तो डेरिवेटिव्स के 2 चैप्टर्स थे, वो एलिमिनेट हो गया हमारे पास। फिर एक मैट्रिसेस का चैप्टर था, वो एलिमिनेट कर दिया गया पीआरसी के अंदर से। जी जी मोहम्मद अहमद, जानता हूँ बेटा आपको। इसमें किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर सकते हो। अच्छा एक बात और देखो, मेरे साथ पढ़ने का एक तरीका ये है कि मैं क्लास में कोई रूड बिहेवियर रख के नहीं पढ़ाता स्टूडेंट्स को। मैं एक बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। लेकिन वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट का एक डिकोरम है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे पढ़ रहे होते हैं, जब हम हंसी मजाक कर रहे होते हैं उस टाइम पे हंसी मजाक कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर पढ़ने के टाइम पे कोई हंसी मजाक या बातें कर रहा होगा तो फिर वो नजरअंदाज नहीं हो सकेगा, ठीक है ना। तो कोशिश ये करेंगे क्लास का डेकोरम भी पूरा होता रहे और हंसी मजाक के साथ हम अपना पढ़ाई भी कर सकें, ठीक है। तो भाई ये बातें समझ में आती है तुम लोगों को कि क्यूएम के अंदर 15 चैप्टर्स हैं, मैथ्स पार्ट भी है 50 मार्क का, 50 मार्क का स्टैट्स पार्ट हमारे पास आता है, ठीक है। 70 एमसीक्यूज एग्जाम्स के अंदर टेस्ट होते हैं, जिनमें 1 मार्क वाले एमसीक्यू भी होते हैं, 2 मार्क वाले भी होते हैं, और मैक्स 3 मार्क वाले एमसीक्यूज भी आते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। 60 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी होती है। अच्छा, कैलकुलेशन क्योंकि हमारे पास एमसीक्यूज बेस है, तो हम उस केस के अंदर कैलकुलेटर का यूज अपने पास कर सकते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेटर का यूज अलाउ है, कैलकुलेटर एक्सेप्ट क्लास विज का कैलकुलेटर। एक क्लास विज का कैलकुलेटर है एग्जाम्स में, वो हमारे पास अलाउ नहीं है। बाकी सारे जो कैलकुलेटर हैं केसीओ वगैरह के, वो अलाउ है हमारे पास, ठीक है ना। और 10 मार्क के थ्योरी के एमसीक्यूज आते हैं, वो 10 ही आते हैं हमारे पास, ठीक है ना। स्टैट्स की थ्योरी होती है। अच्छा, अगर मैं इसके आईकेप के रिजल्ट की बात करूं, आईकेप बोले तो वो इंस्टीट्यूट जो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करवाएगा, आपके एग्जाम्स लेगा, आपको सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो आईकेप की अगर मैं रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स की, तो पता है कितने परसेंट है? बताओ कितने परसेंट रिजल्ट आता होगा इसका एग्जाम में? 60, 70, 80? 40 to 42% रिजल्ट आता है। इसका मतलब 100 में से 40 बच्चे पास होंगे, बाकी 60 फेल होंगे। इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे मिसाल के तौर पे, तो कितने फेल होंगे? 24 पास होंगे, बाकी फेल हो जाएंगे 40% के हिसाब से। और अगर आपकी रॉ में बराबर में कोई नजर नहीं आ रहा, तो जैसे 2 बच्चे बैठे हैं, तो उजैर बैठा, उजैर के साथ वाला बैठा है, इसका मतलब उजैर के साथ वाला जो है वो फेल हो जाएगा। और अगर उजैर के साथ कोई नहीं बैठा हुआ, हाँ, अगर उजैर के साथ कोई नहीं बैठा हुआ तो उजैर ही फेल होगा, और कौन फेल होगा, ठीक है। हाँ भाई उमर, क्या कह रहे हैं?
अच्छा जी भाई, तो आईकेप का रिजल्ट जो है वो क्यूएम का 40% आता है। पता नहीं कुछ खास लगाओ है इस पेपर से कि बच्चे ज्यादा फेल होते हैं इस पेपर में, ठीक है ना। अच्छा सर, ये तो चलो आईकेप का रिजल्ट है ना, इसमें एआरडीडी बिजनेस स्कूल का कितने परसेंट रिजल्ट होगा क्यूएम का, कितने परसेंट रिजल्ट होगा। ठीक है, मैं आपको डिफाइन करता हूँ। देखो एआरडीडी बिजनेस स्कूल का जब से मैंने क्यूएम पढ़ाना शुरू किया है पिछले अक्टूबर से, तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया दिसंबर 21 का बैच। तो दिसंबर 21 के अंदर दो बैच थे, एक रेगुलर बैच और एक फास्ट ट्रैक का बैच। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया था वो 96% बच्चा पास हुआ था क्यूएम के अंदर, सिर्फ 4% बच्चा फेल हुआ था। ठीक है, इसका रीजन ही बताऊंगा कि क्यों है ऐसा। ठीक है, फिर दिसंबर 21 के बाद, दिसंबर 20 सही है, दिसंबर 20 है। फिर दिसंबर 20 के बाद जो बच्चे की अटेम्प्ट आई मार्च 2021 की, मार्च 2021 में ये कोई 98% के करीब रिजल्ट था। ठीक है ना। मार्च 20 के बाद, मार्च 21 के बाद हमारे पास जो अटेम्प्ट आई वो आई थी जून की, जून 21, जून 21 के अंदर भी कोई 98% ही रिजल्ट था हमारे पास। ठीक है, और फिर मेरे पास अटेम्प्ट आई सितंबर की, सितंबर 21, सितंबर 21 के अंदर सिर्फ एक बच्चा फेल हुआ, सिर्फ एक बच्चा फेल हुआ, क्योंकि सितंबर का फास्ट ट्रैक का बैच था, 3 महीने थे पेपर के अंदर। अच्छा अच्छा, बच्चे फेल क्यों होते हैं, ये जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए ये फेल क्यों हुए, जैसे ये 1% वाला बच्चा है तो ये एक इसमें फेल हुआ है, वो पता है क्यों फेल हुआ है। एक तो 3 महीने का बैच था, ठीक है, 3 महीने के बैच में एक दफा वो पाकिस्तान टूर पे गया, ठीक है, और फिर उसकी आ गई कजन की शादी, तो हफ्ता 10 दिन उसमें गए। मतलब अगर 3 महीने के 90 दिन के बैच में अगर आप जो है वो 20 दिन की छुट्टी करोगे तो 70 डेज बचेंगे। तो 70 डेज में फिर वो सितंबर में तो क्लियर नहीं होगा, फिर वो दिसंबर में क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1% बच्चा है जो सितंबर में फेल हुआ था। बाकी अभी दिसंबर 2021 वालों का एग्जाम जो है वो 28 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। आज क्या तारीख है, आज 22 तारीख है, ठीक है, और 28 दिसंबर से जो है वो पेपर स्टार्ट होंगे दिसंबर 21 वालों के। अब देखते हैं इनका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, अच्छा सितंबर में 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे मेरे जिन्होंने 99 मार्क्स का पेपर करके आए, सिर्फ एक मार्क का एक थ्योरी का सवाल गलत करके आए तीनों। ठीक है ना। जून बैच के अंदर एक स्टूडेंट ऐसी थी मेरी जो 98 मार्क्स का पेपर करके आई, 2 मार्क का थ्योरी का सवाल गलत करके आई, जिसकी वजह से उसका मेरिट नहीं आ सका। ठीक है ना। तो भाई ये कुछ पास ट्रैक्स के मैं आपको रिकॉर्ड बता दिए अपने। अच्छा एआरटीडी बिजनेस स्कूल के अंदर कोई 54 प्लस मेरिट सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। क्यूएम ओवरऑल 54 मेरिट सर्टिफिकेट्स है। मेरिट सर्टिफिकेट के साथ जिसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं पेपर के अंदर उसका मेरिट आता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस और भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अच्छा सर, ये कैसे पॉसिबल है कि भाई जो आईकेप का रिजल्ट है ओवरऑल वो 40% है, मैं कह रहा हूँ 96 से स्टार्ट हो रहा है 99 पे आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ऐसा पता है किस लिए पॉसिबल है। देखो एग्जाम्स में मैं बोलता हूँ कि डिफिकल्टी लेवल 4 के सवाल आते हैं। मैंने अपना एक असाइन किया हुआ डिफिकल्टी लेवल है 1 2 3 4 कर के, नॉर्मल मोड होगा, फिर मॉडरेट पे आएगा, ठीक है, फिर एक्सट्रीम पे आएगा, फिर उसके आगे चलेगा। तो एग्जाम में अगर डिफिकल्टी लेवल 4 के सवाल आते हैं तो मैं स्टूडेंट्स को क्लास में डिफिकल्टी लेवल 7 तक के सवाल सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, इसका रीजन है, इसका रीजन इसलिए है। अच्छा देखो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डिफिकल्टी लेवल 7 के सवाल कराए, जहाज गया सबके ऊपर से बोलो क्लास ऑन, ठीक है, ऐसा नहीं है। वही स्टार्ट करेंगे डिफिकल्टी लेवल 1 से और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता हम डिफिकल्टी लेवल 7 तक लेके आएंगे। डिफिकल्टी लेवल 7 तक आने का मकसद क्या है, कराने का मकसद क्या है, कराने का यही मकसद है कि जो बच्चा मेरिट के लिए पोटेंशियल रखता है वो मेरिट के लिए तैयारी करे,
ठीक है। और जो बच्चा सिर्फ पास होने की नजर से करता है, अगर वो डिफिकल्टी लेवल 7 तक के सवाल करेगा और एग्जाम में जब डिफिकल्टी लेवल 4 तक के सवाल उसके पास आएंगे तो बोलेगा यार ये तो बच्चों वाले सवाल है मेरे लिए, क्योंकि इससे हार्ड मैं क्लास में करके आ रहा हूँ अपने टीचर के साथ। ठीक है। अच्छा, फिर जब हम एक क्लास में कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, सबसे पहले मैं क्लास में आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, सारे सवाल खुद सॉल्व कराऊंगा। क्लास में कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको दूंगा असाइनमेंट। कोई मैं हर एक चैप्टर के ऊपर आपको 350, 400, 500 सवाल मैं दूंगा हर चैप्टर के ऊपर, जो एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर मैं आपसे चेक भी करता रहूंगा वीकली बेसिस के ऊपर। ठीक है। असाइनमेंट के बाद मैं बच्चों से लेता हूं क्विजेस। एक चैप्टर के ऊपर मैं कम से कम 4 क्विज दूंगा। ठीक है ना, एक नॉर्मल मोड का, फिर मॉडरेट के ऊपर, फिर एक्सट्रीम के ऊपर, और फिर एक डिफिकल्टी लेवल हाई के ऊपर। ठीक है। 4 क्विजेस के बाद अगर बच्चे को नीड होती है तो मैं उसके साथ क्विज डिस्कशन भी रख लेता हूँ। अच्छा, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको असाइनमेंट में कुछ मसला हो रहा है तो होता है, तो असाइनमेंट डिस्कशन भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। और असाइनमेंट डिस्कशन के बाद अगर किसी बच्चे को और ज्यादा कोई मसला हो रहा होता है तो मैं उसको सेपरेट डिस्कशन टाइम भी मैं उसको दे देता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम इतनी सारी चीजें करें तो इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी कि हम पास होंगे? मैं ये समझता हूं कि अगर कोई बच्चा ये सारी चीजें करता है जो कि मेरे सारे स्टूडेंट करते हैं, तो उनका 100% रिजल्ट आना चाहिए, जो कि अल्लाह का शुक्र है आता भी है। वो जो यहाँ 1% बच्चा फेल हुआ इधर, उसने इन चारों चीजों में से क्लास ली, विजिटिंग स्टूडेंट बन के रेगुलर क्लास नहीं ली। ठीक है। असाइनमेंट किया, असाइनमेंट में 400 सवाल थे, पर साला 20 करके बैठा है। ठीक है। क्विज दिए, नहीं दिए क्विज, क्या क्विज डिस्कशन अटेंड करी, वो भी नहीं अटेंड करी। असाइनमेंट डिस्कशन वो भी अटेंड नहीं करी। सेपरेट डिस्कशन टाइम भी नहीं मांगा, वो बोलता था मुझे आता है। आता है तो फिर दे दिया है कि अपने क्या एक और अटेम्प्ट ना, क्या हो गया। ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें जो हम क्लास में करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इन सारी चीजों के बाद जो है ना कोई बच्चा फेल होगा, जो कि होता भी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट अपनी गलती से फेल होता है तो वो अलग बात है। ठीक है। तो भाई ये कुछ मेथड, तो कुछ पैटर्न था जो मैंने सोचा मैं आपसे डिस्कस करूं कि यार हम पढ़ेंगे किस तरीके से और क्या क्या चीजें करेंगे। ठीक है ना। अगर किसी को इसमें कोई सवाल है तो मुझसे कर लो, और कुछ नोट करना है तो वो कर सकते हो आप। सही है। वरना फिर हम आगे मूव करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर लो, वरना फिर हम आगे करते हैं, आगे चलते हैं। जी भाई। क्या हमने क्या फास्ट ट्रैक क्या? फास्ट ट्रैक का बैच देखो पहले होता था पीआरसी में, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है ना, तो फास्ट ट्रैक का बैच जो है मेरे ख्याल में नहीं कि पीआरसी में पॉसिबल है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट कैसे देगा 3 महीने के अंदर। पहले तो होता था कि जो ए लेवल्स वाले बच्चे होते थे उनके लिए हम एक सेपरेट बैच बना देते थे कि 3 महीने का बैच दे देते, क्योंकि 4 महीने में वो पेपर आराम से इजीली अपने दे सकते थे। ठीक है। हाँ ठीक है। तो कैफ का फास्ट ट्रैक आएगा। कैफ के 3 पेपर सितंबर में पॉसिबल नहीं होंगे। अगर कोई बच्चा जून में क्लियर करता है, जैसे तुम लोग हो जून में क्लियर करते हो, तो कैफ का पेपर पॉसिबल नहीं है कि एक एक पेपर पॉसिबल है कि आप दे सकते हैं। ठीक है। पीआरसी 2 और 3 क्या पेयर में दे सकते हैं? पेयर बोले तो है। अच्छा, ऐसे ऐसे अलग अलग, ओ नहीं नहीं, अलग अलग देने, देखो मैं एक बात बताता हूँ। पहले क्या होता था, एएफसी में 4 सब्जेक्ट होते थे, 5 साढ़े 5 महीने का बैच होता था, बच्चा पढ़ता था ना। सही है। पढ़ के निकलता था ना। ये सारे जो 98%, 99% मैंने बताया, ये बच्चे दिन के बच्चे थोड़ी है, इंसान के ही बच्चे हैं भाई। ठीक है, जिन्होंने पेपर दिए। तो भाई जब वो बच्चा 4 महीने में, 4.5 महीने के अंदर 4 पेपर दे सकता है, तो तुम्हारे पास जून में भी कितने दिन है भाई? दिसंबर के 22 दिसंबर है, 8 दिन 9 दिन दिसंबर के हैं तुम्हारे पास। ठीक है।
और फिर जनवरी से लेकर जून तक कितने महीने, 5.5 महीने, पौने 6 महीने के करीब है। 10 दिन ये लगाओगे तो 6 महीने के करीब बचेंगे भाई। अगर बच्चा 4-4.5 महीने में 4 पेपर दे सकता है तो 6 महीने में तुम लोग 5 पेपर नहीं दे सकते क्या? दे सकते हो ना। अच्छा, किसी पे कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि नहीं यार 5 के 5 ही देने। ठीक है, इंसान को अपनी कैपेसिटी का पता होता है कि यार मैं कितना एब्जॉर्ब कर सकता हूँ चीजें और कितना एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर तुम लोगों ने एक बात ऑब्जर्व ये करी होगी कि फेलियर का बहुत बड़ा रेशो है। इससे पूछो भाई, बोलो भाई बहुत मुश्किल है। वो बीच में एक कोई वीडियो वगैरह भी चल रही थी, यूनिवर्सिटी पहुंच गया वो एक बंदा इंटरव्यू करने। अब यूनिवर्सिटी में हर बच्चे से इंटरव्यू कर रहा है भाई, सीए कैसा है, सीए कैसा है। वो तो इंसान नहीं करते, वो तो जिन करते हैं। और ना वो इतना हार्ड होता है, ये होता है, वो होता है, अजीब गरीब बातें। देखो फेलियर का रीजन पता है सबसे पहले क्या है? फेलियर का रीजन सही है, हमें डे 1 पे क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहा हूँ डे 1 पे? अभी कोर्स स्टार्ट हुआ नहीं, आप फेलियर का रीजन बता रहे हैं। क्यों बता रहा हूँ? ताकि तुम लोगों को पता हो कि यार ये चीजें हैं जो हमने नहीं करनी है। ये चीजें में से कोई भी एक चीज करोगे पेपर फेल होगा। ठीक है, कोई अगर घर में आपस में रिश्तेदारों में जानने वालों में कोई सीए कर रहा हो जो सीनियर हो तुम्हारा, उससे पूछ लेना कि यार ये वाकई ये चीजें एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है ना, डे 1 पे इसीलिए बताई जाती है ताकि बच्चे को यार ये चीजें पता हो कि यार ये तो मिस्टेक मैंने करनी नहीं है, ये करूंगा तो पेपर फेल है सीधा सीधा। फिर वो अगली अटेम्प्ट की तैयारी करेगा, इस अटेम्प्ट की तैयारी नहीं करेगा। सही है ना। अच्छा, फेलियर का सबसे बड़ा रीजन, सबसे मेजर रीजन, सबसे मेन रीजन क्या है? सिलेक्टिव स्टडी। भाई बच्चा क्या सोचता है, बोलता है यार क्यूएम में 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में से 8-10 इंटर इंपॉर्टेंट है, वही करके चले जाऊंगा, 5 छोड़ दो। जाहिर सी बात है, कुछ पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देनी होती है, कुछ खाना वाना ला के देना होता है आगे पीछे। समझ रहे हो ना तुम लोग? नहीं समझ रहे? छोड़ो अभी, छोड़ो फिर। है, समझ रहे हो ना पिक एंड ड्रॉप की सर्विस क्या होती है? नहीं? यार अच्छा, तो सेलेक्टिव स्टडी में से ये मैं कहने का मकसद ये है कि 15 चैप्टर है, 15 में से 10 चैप्टर बच्चा पढ़ के जा रहा है। अबे यार टाइम ही नहीं मिला, इतना ही दे रहा हूँ। तो सेलेक्टिव स्टडी आईकेप का एग्जामिनर हर दफा अपने एग्जामिनर कमेंट में चीख चीख के बोलता है कि बच्चा सेलेक्टिव स्टडी की वजह से फेल हो रहा है। भाई मुझे एक बात बताओ ना यार, आपने 10 चैप्टर पढ़े, आईकेप ने कोई स्पेसिफिक थोड़ी किया है कि यार अगर मैं एक टॉपिक 15 से 20 मार्क का टेस्ट कर सकता हूँ, उसको 5 मार्क का टेस्ट नहीं कर सकता? मैं कर सकता है ना। और अगर एक चैप्टर है वो 10 से 12 मार्क का टेस्ट हो सकता है, वो आईकेप की मर्जी 20 से 25 मार्क का टेस्ट कर ले। आपके पेपर में शफल होके आ गए एमसीक्यू, पता चला क्या हो गई, लग गई आपकी एक अटेम्प्ट और। ठीक है, तो भाई क्या हो गया? तो सेलेक्टिव स्टडी आपने सबसे पहले जो है वो नहीं करनी है यार, आपने पूरा कोर्स स्टडी करना है। ठीक है, सेलेक्टिव स्टडी के बाद जो दूसरा मेन रीजन है, उस बच्चे को नॉलेज ही नहीं है। उससे पूछा जा रहा है रिग्रेशन का सवाल, रिग्रेशन बताओ, रिग्रेशन क्या होता है, वो कोरिलेशन बता रहा है। मतलब पूछ कुछ रहे, बता कुछ रहा है। तो इसके अंदर बच्चा पास होगा क्या? नहीं पास होगा। ठीक है, सेकंड चीज, प्रैक्टिस ही नहीं है उसकी भाई। अगर मैं तुम लोगों से ये बोलता हूं कि यार 100 सवाल मैं कराऊंगा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के ऊपर, 450 खुद करने को दूंगा तुम लोगों से, फिर कम से कम भी 100 सवाल मैं तुम लोगों से क्विज में टेस्ट करूंगा, तो कितने सवाल होगा ये? 100 मैंने करवाया, 450 तुमने किए, 550। 100 क्विजेस के अंदर कितने हो गए? 650 सवाल हो गए। अब कोई बच्चा 650 में से सिर्फ 50 सवाल करे, 600 नहीं करे, तो उसकी प्रैक्टिस ही नहीं, एग्जाम में कैसे हैंडल करेगा यार वो? सारे कॉन्सेप्ट तो वही टेस्ट होगा जो 650 सवाल हमने करे हैं, बच्चा उसी में पॉलिश हो गया। तो उसके पास अगर लैक ऑफ प्रैक्टिस होगी तब भी उसका पेपर पास नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट डायरेक्शन स्टडी अगर आपने करनी है तो करेक्ट डायरेक्शन में करनी है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है वो पागल हो गया, अब सुबह से लेकर रात तक पढ़ूंगा मैं, 8-8 10-10 घंटे पढ़ूंगा,
ठीक है, हर वक्त किताब खोल के बैठा हुआ, हर वक्त किताब खोल के बैठा हुआ, ऐसे बच्चे का ही पास नहीं होगा पेपर। पता है क्यों? वो यूं पास नहीं होगा, वो दिल को बहलाने के लिए कर रहा है। क्या? खाना खाने का ब्रेक लिया घर में, 1 घंटा गया। अम्मी का काम करने के लिए ब्रेक लिया घर में, 2 घंटे गए। नमाज पढ़ने का लिया, पता चला अब सारी नमाजें पढ़नी है ना उसने। अब तो अल्लाह याद आ जाता है, जब ऐसा सिचुएशन होती है तो इंसान को अल्लाह याद आ जाता है। अब वो सारी नमाजें पढ़े, कदर उंगली ही पढ़ना शुरू कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अगर वो 8 घंटे पढ़ने बैठ रहा है दिन के अंदर, और ये सारे अपने काम भी कर रहा है, फिर फेसबुक पे कमेंट भी आ जाता है, लाइक भी आ जाता है, तो बच्चा उसके पीछे भी चले जाता है। तो कुल मिला के अगर कोई बच्चा 8 घंटे में से ये सारी चीजें हरकतें भी करता है, तो कितने घंटे बचे? 3 घंटे पढ़ रहा है वो, और दिल को बहलावा क्या दे रहा है कि मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे का भी पास नहीं होगा पेपर। ठीक है, हमने मेहनत अगर करनी है, देखो कोई ऐसा नहीं है कि बोलो सर के बल खड़े हो जाओ फिर सही होगा, ऐसा नहीं है। एक इंसान अपने, देखो एक रीजन है ना यार, एक देखो, मैं अगर स्ट्रेटेजी तुम लोगों को बताऊं, अगर स्ट्रेटेजी बताऊं, भाई तुमने 6 घंटे की क्लासेस ली, ले ली, भाई डे 1 से रोजाना 4 घंटे जाके पढ़ लो यार। डे 1 से पढ़ाई शुरू करो, रोजाना 4 घंटे पढ़ो। कितने घंटे पढ़ लिए? 10 घंटे पढ़ लिए। कितने घंटे सो गए? 8 घंटे सो गए ना यार, 8 घंटे सो जाओ। 8 घंटे सो गए, कितने घंटे हो गए? 18 घंटे। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो आपको जो एंजॉय करने का टाइम, वो कितने घंटे मिले बेटा? तुम्हें नहीं लगता कि यार तुम अपना फ्यूचर बनाने के लिए 10 घंटे दे रहे हो और एंजॉय करने के लिए 6 घंटे दे रहे हो? इसका मतलब एंजॉय का रेशियो ज्यादा हो गया। लेकिन जो बच्चा ये पैटर्न फॉलो करेगा उसका सी आराम से हो जाएगा। अच्छा, फिर जब तुम थोड़े समझदार होगे, तुम्हें पता लगेगा कि हाँ यार 10 घंटे नहीं पढ़ना, 10.5 10 घंटे पढ़ लूंगा, 11 घंटे पढ़ लूंगा। ठीक है ना? मतलब बढ़ाना है तो कम नहीं करना है। पता चला तुम बोलो कि यार मैं तो 8 घंटे पढ़ूंगा, टाइम बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। तो जो बच्चा इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, आराम से उसका सीए होगा हंसते खेलते। जो बच्चा नहीं फॉलो करेगा इस स्ट्रेटेजी को, वो यही बोलेगा यार सीए बहुत मुश्किल है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ तब भी पेपर फेल होता है मेरा। ठीक है ना? तो ये कुछ बातें हैं बेटा जो आप लोगों ने नहीं करनी। दिन में तुम्हारी आज के, जो देखो, जिस दिन पढ़ो उस दिन घर जाके रिवाइज करो। उस दिन घर जाके रिवाइज नहीं करोगे, एक दिन बाद जाके रिवाइज करोगे, अल्टीमेटली तुम एक दिन पीछे चल रहे हो। पेपर में क्या हुआ, क्या हो सकता है पेपर आते तक तुम 25 दिन 30 दिन पीछे हो, नोक पे पेपर पास हो जाए या पेपर फेल भी हो सकता है। ठीक है ना? चांसेस है। तो बजाय इसके कि आप लोग आदत खराब करो अपनी, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो ताकि आपका पेपर जो है ना वो आराम से इजी पेस में निकल सके। ठीक है? हमारे सिस्टम, जिस हम सिस्टम से आते हैं ना सीए के अंदर, भले वो इंटरमीडिएट हो, भले वो ए लेवल्स का हो, तो हमारे सिस्टम ने हमारी बहुत एक खराब आदत करी हुई है। खराब आदत क्या करी हुई है? बच्चा ये सोचता है यार मैट्रिक के अंदर मैंने 2 महीने पढ़े थे, 80% दिया आया। अभी तो एक नया ड्रामा चल रहा है। क्या ड्रामा चल रहा है? 95%, 96%, 98%। 50 आने वाली जो है वो हालत नहीं है, 50% आने वाली 98% लेके बैठा हुआ भाई। कैसे आ गई? इंटर बोर्ड की मेहरबानी से आ गई। ठीक है ना? तो हमारी आदत हमारे बैकग्राउंड से खराब की हुई है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक रीजन है फेलियर का सीए के अंदर। उसको पता ही नहीं है प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर पढ़ना कैसे, उसको पता ही नहीं है ये बात। वो तो अभी भी सोच रहा है यार 4 पेपर उठाऊंगा, पेपर से 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करेगा। आपका भाई कर लेगा बस। अरे होता है ना, आपका भाई कर लेगा, मैं सर कर लेता हूँ, मैं जब होता है ना मैं कर लेता हूँ, बस वो हो ही जाता है फिर उसके साथ। ठीक है? तो बेटा ये कुछ बातें जो तुम लोगों ने नोट करनी है लाजमी अपने पास, के रीजन फेलियर के। और मैं ये बोलूंगा कि रोजाना इसको रीड करो अपने पास, जब भी तुम पढ़ने बैठो या जब भी तुम अपनी किताब को, जब भी तुम्हें होश आए कि हाँ यार फ्यूचर भी कोई चीज है, तो रीजन ऑफ फेलियर जो है ये आपने रोज पढ़ना है और उसमें देखना है कि यार तुम गलती क्या कर रहे हो। चीजें लिखी हुई तो है ये, इसमें तुम लोग खुद कर क्या रहे हो एक्चुअल में। ठीक है? ताकि तुम्हें पता चलेगा, अपने आपको एसेस करोगे हाँ यार कि हम किस लेवल पे खड़े हैं। ठीक है? इसको शाबाश कॉपी करो इस चीज को। मिनिमम एक सब्जेक्ट के लिए अगर तुम डे 1 से पढ़ना शुरू करते हो ना, तो मिनिमम 1 से 1.5 घंटा दे दो, अगर डेली पढ़ते हो तो। आज तुम बीडब्ल्यूसी की तुमने क्लास ली है, आज जाके रिवाइज करने में कितनी देर लगेगी? आधा घंटा लगेगा ना ज्यादा से ज्यादा। क्यूएम कोई 1 घंटा 40 मिनट बचे,
1 घंटा 40 मिनट का काम अब घर जाके रिवाइज करोगे कितनी देर लगेगी, आधा पौना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कोई 4 साढ़े 4 घंटे ही आ रहे होंगे डेली बेसिस के ऊपर जो तुमने पढ़ लो, सही है। हाँ भाई, सब साथ है मेरे, किसी का कोई सवाल है तो कर लो ताकि फिर हम आगे मूव करें। देखिए कोई सवाल नहीं है, ऑनलाइन में सब अमन चल रहा है बच्चों। अच्छा सर, तो पर भाई हम एक छोटे से टॉपिक मैंने आज के लिए कंसिडर किया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों का, आप लोगों की स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 2 है और इसका नाम है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। अच्छा आप लोग एक चीज और करोगे कि मेरा सेपरेट रजिस्टर बनाओगे, ऐसा नहीं हो कि एक बच्चा जो है वो चारों सब्जेक्ट का काम एक ही रजिस्टर में कर रहा हो, या छोटे भाई बहनों की कॉपियां उसमें कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट का पाकिस्तान स्टडीज का रजिस्टर हो उसमें कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हरकत नहीं करना, एक फेयर रजिस्टर बनाओ, उसमें आप लोग काम करोगे। सेकंड हरकत ये भी नहीं करनी कि क्लास में जो है वो कुछ नोट करो घर जाके सर मैं फेयर करता हूँ, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। मेहनत करनी है, इफेक्टिव मेहनत करनी है हमने, ये नहीं है कि सर क्लास में गंदा उतार रहा हूँ घर जाके फेयर करूंगा, फायदा क्या उस फेयर का, ऐसे ही उतारो जो तुम्हारी समझ में आ जाए, सही है ना। अच्छा देखो, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन का एक टॉपिक है हमारे पास, चैप्टर है, और मैथमेटिकल प्रोग्रेशन जो एग्जाम में जो ऑन एन एवरेज टेस्ट होगा वो 6 से 8 मार्क्स तक का टेस्ट होगा। 6 से 8 मार्क्स का मतलब क्या है, अगर 2-2 मार्क वाले एमसीक्यूज भी आए तो 3 से 4 एमसीक्यूज आप लोगों के पास आ सकते हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली एक हल्का टॉपिक है बाकी टॉपिक से, सही है। अच्छा, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो मेन बाइफर्केशन है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर, जो आप लोग पहले पढ़ के भी आ रहे होंगे। एक तो बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक को हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। सही है भाई। तो आज जो हम लोग मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे, क्या कह रहे हो वहां से, ज्योमेट्रिक, ठीक है। आज जो हम लोग अपने डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पता है किसी को, पढ़ा वो सबने प्री मेडिकल वालों को छोड़ के, क्या होती है बताओ, बोलो। अच्छा प्री मेडिकल वाले कितने, हाथ खड़ा करो। तो तुम लोग तो नहीं बोलोगे, दूसरे बोलो। इंटर कॉमर्स वाले कितने, इंटर इंजीनियरिंग वाले कितने, और जो बाकी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं वो किसमें, ओ भाई कहीं ना कहीं हाथ खड़ा करना पड़ता है, वरना ऐसा नहीं हो कहीं और काउंटिंग शुरू हो जाए, समझ रहे हो ना बात को। हाँ कहीं ना कहीं हाथ खड़ा करना पड़ता है, हाँ बाकी कहाँ से, फिर नहीं खड़ा कर रहे। अरे भाई मसला खराब है यार ये तो, चलो खैर, ओके। देखो भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है, जिसमें टर्म्स कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें टर्म्स कुछ इस तरीके से होती है। इस तरीके का मतलब क्या है बेटा,
कि हर आने वाली टर्म एक खास डिफरेंस से जो है वो इंक्रीज होके या डिक्रीज होके आ रही होती है। सर हमें कैसे पता चलेगा वो डिफरेंस? तो हम डिफरेंस का मतलब हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोले तो कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? बहुत इजी है। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। बिल्कुल इस बार सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा सर, तो ये जो 2 है हमारे पास, ये वाला 2, ये क्या है? ये T1 है। 4 क्या है? T2 है, एंड सो ऑन चलता रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। अगर मैं ये करूं T2, T2 कितना था? 4 माइनस 2, और T3 कितना है? 6 माइनस 4। T3 माइनस T2 है ना। तो कॉमन डिफरेंस इन दोनों का कितना आया? इन दोनों का कितना आया? 2। इसका मतलब हर आने वाली वैल्यू जो है वो 2 नंबर से इंक्रीज होकर हमारे पास आ रही है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आने का मतलब क्या है कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमारी जो सीरीज हमें गिवन है वो अर्थमेटिक सीरीज गिवन है, ऐसा। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बात समझ में आती है? इसमें किसी का कोई सवाल तो मुझसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा सर, एक बात और, एक मैं फॉर्मूलाज आप लोग को लिस्ट डाउन करवाता हूँ ताकि उन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इंटर मेडिकल वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सुकून से आराम से चलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा देखो, फॉर्मूलाज में अगर मैं टर्म की वैल्यू टी एन, इसको लिखना अपनी अरबी जबान में, टर्म की वैल्यू, टर्म की वैल्यू का फॉर्मूला है ये, किसका है? टर्म की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा, ऊपर जो आपने बाइफर्केशन लिखी थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके साथ साथ सम टू इंफिनिटी भी लिख लेना। सम टू इंफिनिटी भी लिख लेना अपने पास, ठीक है ना। तो भाई टर्म की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस जो अभी हमने निकाला है, इस तरीके से निकालूंगा डी। एन बोले तो मैं लिख देता हूँ, लिखो अपने साथ साथ, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, और ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बोले तो हमारी सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या थी? 2, तो ए मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये टर्म की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा एक बात और सुनो, क्या टर्म की नंबर और टर्म की वैल्यू, और से सुनो क्या कह रहा हूं, टर्म का नंबर और टर्म की वैल्यू, इन दोनों में कोई फर्क है या एक ही चीज है? दोबारा बोलता हूं, टर्म का नंबर और टर्म की वैल्यू, इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है, एक ही चीज है? डिफरेंस है सर। मिसाल के तौर के ऊपर ये T1 था, ये T2 था, ये T3 था, ये T4 था, ये T5 था, और ये T6 था। कहने को ये कौन सी टर्म का नंबर है? T6 है, 6th वैल्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? 12 है। तो हमेशा याद रखना, टर्म का नंबर होना अलग बात है और टर्म की वैल्यू होना अलग बात है। ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आगे सवाल के ना तुम लोग मिक्स करोगे, इसलिए अपने पास लिखते रहना इस चीज को, ठीक है। कि टर्म की वैल्यू होना अलग बात, टर्म का नंबर होना अलग बात। अच्छा, फिर हमारे पास सम का कुछ फॉर्मूला आता है। ये तो टर्म निकालने का फॉर्मूला था ना। सम निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। सारी चीजें वही जो हमने ऊपर लिखी, ये सम निकालने का फॉर्मूला है। एक सम निकालने का फॉर्मूला और है हमारे पास,
एस एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस l। तो ये l कहां से आ गया, अभी अभी आया। l का मतलब लास्ट टर्म। क्यों हंस रहे हो? क्या याद आया l से तुम्हें? कुछ याद नहीं आया? तो भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आप लोगों के पास ये फॉर्मूलाज और ये सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ सकता हूं मैं? किसी का कोई मसला परेशानी तो मुझे बताओ। सब साथ है? ओके। ऑनलाइन में बेटा किसी को कोई मसला? अच्छा, आप लोग ऑफिशियल ग्रुप पे ऐड हो चुके हो क्या? ठीक है, ऑफिशियल ग्रुप पे जो बच्चा ऐड नहीं हो उसने फीस भी पे कर दी है, तो एडमिन में आप चले जाइएगा और ताकि आपको ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, ताकि शेड्यूल वगैरह या जो भी मटेरियल होता है वो आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो सके, ठीक है ना। चलो सर, फिर आओ, फिर आगे मूव करते हैं। बिल्कुल अहमद, ग्रुप में फी पे करने के बाद ऐड होंगे। तुम तो इतने समझदार हो फिर भी ऐसा सवाल करते हो, है बेटा? ओके, चलो मैं एक सवाल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने जानबूझ के इन सवालात के एमसीक्यूज गायब करे हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे एमसीक्यूज बेसिक सवाल हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। हमें आई कैप के अंदर एक पैड भी मिलेगा जिसके ऊपर अपनी वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आई कैप को हमारे सिर्फ आंसर से मतलब है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन हमें आई कैप को नहीं करके देना। रफ वर्किंग का पैड इसलिए मिलता है ताकि किसी बच्चे को कोई रफ वर्क करना है तो अपने पास वहाँ पे सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। मैंने इनका ऑप्शन गायब किया है। सवाल में क्या लिखा हुआ बेटा कि कैलकुलेट 6th and 11th term of a series which starts at 7, अच्छा, and has a common difference of 6। तो कॉमन डिफरेंस कहाँ पढ़ा था हमने? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा है अभी अभी। तो इसका मतलब एपी का सवाल है। एपी में T6 और T11 निकालना है। सबसे पहले मैं T6 निकालूंगा, मतलब Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो मैंने T6 निकालना है। T6 इज इक्वल टू a क्या है? फर्स्ट टर्म। क्या उसने बताया क्या फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 7 से स्टार्ट हो रही, तो a इज इक्वल टू 7 प्लस n-1। कितना n रखूं मैं? 6। 6-1 और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा मेरे पास? 6। तो T6 की वैल्यू बताइएगा बेटा कितनी आ रही है? 37। पूछ लो है। ओके सर, बिल्कुल 37 हमारे पास वैल्यू जनरेट हो रही है। तो T6 की वैल्यू क्या है बेटा? 37। सिमिलरली सर T11 भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला यू यूज करूंगा। अच्छा देखो, फॉर्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका, जब भी सवाल सॉल्व करो फॉर्मूला खुद लिखो। मैं हर दफा सवाल सॉल्व करते हैं मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला रिटेन करने का इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है। कोई थ्योरी तो है नहीं जिसको मैं एक पेज पे लिख लूंगा और रट्टा मारता रहूंगा सुबह दोपहर शाम, ठीक है ना। फॉर्मूला जब भी सॉल्व करो फॉर्मूला लिखो। a प्लस n-1 d। तो T11 इज इक्वल टू a 7 प्लस 11-1 और d कितना है? 6। तो T11 बनेगा बेटा कितना आ रहा है? 67। वेरी गुड, मैं बिल्कुल हैंड आउट दूंगा बेटा। क्या चीज? क्वेश्चन का नंबर नोट कर लो अपने पास, क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन कॉपी करें, हैंडआउट में आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारे सवाल लिखे हुए होंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर आप अपने पास लिखो। अच्छा, मैंने तो पूछा नहीं मेरिट लाने का पोटेंशियल किस किस बच्चे को शौक है कि मैं क्यूएम में मेरिट लेके आऊंगा? आधे बच्चों को शौक है। चलो अच्छा है। अबे बढ़ेगा बंगी।
देखो चीजें मुश्किल पता है कब होती हैं, जब मुश्किल हम खुद बनाते हैं अपने लिए। अभी एक बच्चा है वो सवाल देख रहा है, बोलता है यार ये कॉमन डिफरेंस क्या चीज है, सोच रहा है खुद, ना बराबर वाले को भी नहीं पूछ रहा, ना मुझसे पूछ रहा है। तो ऐसा बच्चा जो खुद ही सोचेगा और बिल्कुल चुप रहेगा, ना टीचर से पूछेगा ना बराबर से पूछेगा, तो भाई फिर मसला खराब है। वरना इसमें ऐसी क्या चीज है यार जो आप लोगों को समझ नहीं आती, बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं आती तो पूछो। तो जब भी आप लोगों को खास तौर पर मेरे साथ पढ़ते में अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो आप 100 दफा पूछे। हाँ टाइम निकलने के बाद पूछोगे ना, बताऊंगा तब भी, लेकिन थोड़ी फिर सर्विसिंग करनी पड़ेगी। सर्विसिंग समझते हो? हाँ, सर्विसिंग थोड़ी करनी पड़ती है, फिर बच्चा समझ जाता है, फिर उसके बाद मसला नहीं है। चलो एक सवाल और देता हूँ फिर इसी खुशी में। अब्दुल हमीद बेटा, उसने बोला था सवाल के अंदर कि T6 निकालो। T6 का मतलब क्या है कि N6 होगा, और 11th टर्म निकालो। 11th का मतलब क्या है कि N11 होगा। स्टार्ट ए से हो रहा था, तो दैट्स मींस कि ये ए की वैल्यू थी, ठीक है ना, ऐसे था। चले भाई, कॉमन डिफरेंस आपके पास -7 है, ये बात लाजमी याद रखना। तो अगेन आप T5 निकालो और T12 निकालो। शाबाश, निकाल लो फिर आंसर बताना। ओके, -7 है। अच्छा, बहुत से लोग पेंसिल से काम करते हैं भाई, पेंसिल हराम है, पेंसिल से यूज नहीं करेंगे, पेन से काम करेंगे। बॉल पेन की आदत डालो, इंक पेन भी नहीं, बॉल पेन की आदत डालो। सही है? कैफ के अंदर रिटन एग्जाम्स होंगे, सिर्फ तुम्हें ब्लैक पेन अलाउ होगा, ब्लैक बॉल पेन, बस। और कुछ भी नहीं, ना कट मार्कर, ना पॉइंटर, ना ये कुछ आगे पीछे ग्लिटर विटर कुछ नहीं। ठीक है ना? तो बॉल पेन से आदत डालो लिखने की, खासतौर पर ब्लैक पेन यूज करो। तो भाई मैंने T5 निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करूंगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और T5 इज इक्वल टू a कितना है, 8, ये रहा 8, a प्लस 5 माइनस 1 d कितना है, -7, ऐसा। तो T5 क्या आ रहा है मेरा बेटा, -20, और दोबारा यूज करते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो T12 इज इक्वल टू 8 प्लस 12 -1 और -7। तो T12 कितना बनता है बेटा, -69, ऐसा। हाँ भाई बच्चों, अमन है, सुकून जिंदगी में, कोई मसला परेशानी? ओके, चले भाई फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ऑनलाइन बेटा सबको क्लियर है ना? चले सर। हाँ बिल्कुल। क्यों? टर्म 2 माइनस टर्म 1 होता है, ठीक है ना?
तो टर्म 2 माइनस टर्म 1 करो तो क्या आएगा 4 माइनस 6, तो -2 आएगा आपके पास कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है कि T2 माइनस T1, T2 क्या है मेरे पास 4 और T1 क्या है 6, तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आया वो आया -2। तो मैंने 81 टर्म निकालने, तो टर्म का फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो T81 इज इक्वल टू 6 प्लस 81 माइनस 1 और देन -2, तो T81 कितना है बेटा -154। बेटे आगे बढ़े। चले भाई नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, अली इंटेंड्स टू स्टार्ट सेविंग इन जुलाई और he will set aside rupees 5,000 in the first month, पहले महीने में उसने 5,000 रुपए रखे, and increases this by 300 in each of subsequent, मतलब आने वाले हर महीने में 300 रुपए ज्यादा रखेगा। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास 300 का, ए कितना है मेरे पास 5,000 रुपए का, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, हाउ मच विल ही सेट असाइड इन मार्च, टिल मार्च नहीं कह रहा, कह रहा है मार्च में कितना पैसा रखेगा, मार्च तक कितना पैसा रखेगा ये नहीं कह रहा, इन मार्च कह रहा है। तो टर्म का फॉर्मूला यूज करूंगा या सम का फॉर्मूला यूज करूंगा, है टर्म का फॉर्मूला। वो कह रहा है कि मार्च में कितने पैसे सेव करेगा, अगर ये बोलता है कि हाउ मच विल ही सेट असाइड टिल मार्च, तो फिर मैं सम का फॉर्मूला यूज करता कि मार्च तक कितना पैसा जमा किया उसने, अभी कह रहा है मार्च में कितना जमा करेगा, तो फॉर्मूला क्या यूज करूंगा मैं सम का, टर्म का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं, 9 महीने होते हैं, ठीक है ना। जुलाई से काउंट करना, 9 मंथ्स तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है। तो T9 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 9 माइनस 1 और डी कितना है 300 रुपए बेटा, तो T9 कितना हुआ 7,400, इसका मतलब मार्च में वो 7,400 रुपए सेव करेगा, ऐसा। तो एक चीज को और लिख लो, इसको एडिट करते हैं, हाउ मच विल ही सेट असाइड टिल मार्च, मार्च तक कितना पैसा जमा करेगा। अब सम का फॉर्मूला यूज करूंगा, कैसे कि एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2, 2a प्लस एन माइनस 1 टी, तो एस एन इज इक्वल टू 9 ओवर 2 और 2 इंटू 5,000 प्लस 9 माइनस 1 और डी कितना बेटा 300 रुपए का। सॉल्व करें भाई कैलकुलेटर, मुझे बताएं S9 की वैल्यू कितनी बनती है। हाँ भाई कह रही है 55,800, किसी को कोई मसला नहीं।
साइंटिफिक कैलकुलेटर सबके पास है ना? ओके आगे बढ़े। कौन है? करो एक एक करके चेक करना कि लाइट कौन, जो पहले चेक करना एक एक करके। सेट है भाई, तुम लोग लिख सकते हो ना पीछे वालों? हैं तुम नहीं लिख सकते? मैं काम को चेयर लेके आ गया आ जाओ लेके चेयर, बाकी ये ऊपर से चेयर उठा के घुमाए हैं। अच्छा नहीं नजर आएगा। इब्राहिम एक काम कर, लाइट पुल बड़ा पीछे की। नहीं ये फोटो खींचती है, बंद कर दो उसको। नहीं ये फोटो खींचती है भाई, बंद करो उसको। हाँ पीछे पीछे सही है, अब सही है। स्क्रीन में नजर आ रही होगी तो वहीं बैठ के लिख लोगे, मसला नहीं है। बैठ के चेक करो, वहीं बैठ के लिख लोगे। पंगा खोल दिया भाई, वैसे ही टार्जन लोग आए हुए क्लास में, पंगा बंद करो। ये कनेक्टेड है भाई। नहीं नहीं ये बल्ब ही खराब है बेटा। आ रहा नजर आ रहा है तुम्हें? सेट है, मसला नहीं है। ओके भाई मैं आगे बढ़ सकता हूँ? सब साथ हैं? ओके सर। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? अबे भाई मैथ्स में एक्स होता है। अल्लाह तो होता ही होता है। मैथ्स में जब कुछ नहीं होता तो एक्स होता है, ऐसा? ई एक्स वाला नहीं, सिर्फ एक्स वाला। तो भाई इसमें मालूम क्या करना है? क्या लिखा हुआ? द फर्स्ट टर्म इज 10 एंड द सीरीज हैज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 5। हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ सम ऑफ रुपीज 325? अच्छा अब सुनो सॉल्व कैसे करना है। फॉर्मूला तो यही है, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू, टू ए प्लस। तो भाई एस एन की जगह मैं रख दूंगा 235, नहीं 325 इज इक्वल टू एक्स ओवर टू, क्योंकि एन तो मालूम नहीं ना, एक्स रख दूंगा एन की जगह, ठीक है ना। और 2 इंटू 10 प्लस एन भी मालूम नहीं है तो अगेन एक्स माइनस 1 और डी कितना 5। अब इसको कैसे सॉल्व करें भाई? मैनुअल तो मैं करूंगा नहीं, टाइम बहुत वेस्ट होगा। एक काम करो, कैलकुलेटर है सबके पास? अच्छा अच्छा, किसको सॉल्व फॉर एक्स करना नहीं आता कैलकुलेटर से, हाथ खड़ा करो। मोस्टली बच्चों को नहीं आता होगा, सिर्फ एक दो को आता होगा, ठीक है ना। अब एक काम करें, आप अपने कैलकुलेटर में 325 लिखें जरा। 325 लिखो। 325 लिखने के बाद ये हमने इक्वल टू का साइन डालना है। इक्वल टू दबाना नहीं है, इक्वल टू का साइन डालना है। इक्वल टू का साइन कैसे आएगा? तुम्हारे कैलकुलेटर में टॉप लेफ्ट पे अल्फा की होगी, है? अल्फा की प्रेस करो, और अल्फा की के नीचे एक सॉल्व की होगी, उसके ऊपर इक्वल टू लिखा होगा, प्रेस करो। अल्फा की जस्ट नीचे होगी सॉल्व की। इक्वल टू का साइन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। अब एक्स डालना है, एक्स कैसे आएगा? दोबारा अल्फा की प्रेस करो, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज की प्रेस करोगे तो एक्स आ जाएगा। अभी एरर नहीं दे रहा, अभी जो ना बता रहे हैं ना अभी, ठीक है। एक्स आ गया। अब फ्रैक्शन डाल के 2 करो, ब्रैकेट ओपन करके बाकी सारी वैल्यू डालो इसी तरीके से। फ्रैक्शन डाल के 2 करिएगा, ठीक है ना, और फिर एरो दबा के ब्रैकेट ओपन करिएगा, वरना अगर फ्रैक्शन में ब्रैकेट दबा दोगे तो वो 2 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा पूरा फैक्टर, ठीक है। वैल्यू दोबारा एक्स आए वो भी ऐसे पुट करो। सिंटैक्स एरर दे रहा है ना, तो मैं किसने कहा था इक्वल टू दबाओ? तो मैंने कहा था वैल्यूज पुट करो।
है उस पे अभी बता रहे हैं ना, तो बस करो। x की दो वैल्यू नहीं आएंगी, एक ही आएगी। सिंटेक्स एरर आ रहा है, सवाल ही मैंने नहीं दिखाओ कैलकुलेटर। अभी तू जादू देख बेटा, शुभ हाथ लगने चाहिए। अबे भाई शुभ हाथ लगने चाहिए, सब आ जाता है। ये क्या आ रहा है? ऐसे थोड़ी आता है बेटा। मैं बता रहा हूँ, अच्छा सुनो, जब तुमने ये कैलकुलेटर में पूरा नंबर डाला होगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 डालना। मल्टीप्लाई बाय 5 डालो, इक्वल टू मत प्रेस करना अभी। जब आपने ये पूरी वैल्यू डाल दी कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर स्क्रीन के ऊपर आ रही है पूरी फिगर, और जब कैलकुलेटर स्क्रीन में पूरी फिगर आ रही हो, तो अब जब सॉल्व फॉर एक्स करना है तो प्रेस करो शिफ्ट की, शिफ्ट के नीचे की होगी सॉल्व की, वो प्रेस करो, और अब देन इक्वल टू की प्रेस करो, तो सॉल्व फॉर एक्स करेगा कैलकुलेटर। करो, करना जरा, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू करो, तो देखोगे एक्स बोलेगा 10, एक्स इज इक्वल टू 10 आ रहा होगा। कितना आ रहा है? -13 आ रहा है। मैं आ रहा हूं आपके पास, ठीक है। जिनके पास नहीं आ रहा मैं उनके पास आ रहा हूँ, ठीक है बेटा। शाबाश, से कॉपी करो, फिर देखते हैं किसका नहीं आ रहा। और इसका नहीं आ रहा, आगे आगे सबका 500 वाला कोई से भी ले लो, चल जाएगा यार। केसी वगैरह के कैलकुलेटर ले लो भाई। सॉल्व हो रहा है, इक्वल्स टू नहीं है, दिखाओ इधर, बटन नहीं है। हाँ, कैलकुलेटर चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग कैलकुलेटर जो यूज करोगे, उसमें कैलकुलेटर में एक की होती है मोड की, उसको प्रेस करोगे तो आपके पास 8 मोड होने चाहिए कैलकुलेटर के अंदर। इसके बाद कम मोड है तो वो चेंज करेगा कैलकुलेटर, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ सकता हूँ फिर मैं? कोई मसला तो नहीं है? ऑनलाइन में बेटा सब अमान चल रहा है। सॉल्व फॉर एक्स कर लिया आपने कैलकुलेटर से? जी भाई, अब्दुल हमीद, फातिमा, इसरार, लाइबा, मोहम्मद अली, हमजा, राबिया, आप लोग क्लास में या फेसबुक पर हैं? सर वो सॉरी, नोटिफिकेशन आ गई थी। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई। चलो भाई, ओके मोहम्मद अली, कैलकुलेटर चेंज कर लें बेटा। 8 मोड वाला कैलकुलेटर ले लीजिएगा, ठीक है ना। बट क्लास बेस का कैलकुलेटर कोई ना ले, तो मैं कॉस्टली भी है, और फिर एग्जाम में जो है वो अलाउ भी नहीं है क्लास बेस का कैलकुलेटर। केसीओ का कोई कैलकुलेटर ले लीजिएगा।
हाँ तो भाई सीरीज आपको गिवन है 1000 की, 1100 की और 1200 की, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसका? कैसे कि 1100 माइनस 1000 करेंगे तो मेरे पास 100 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। हाउ मेनी मंथ्स विल इट टेक टू सेव रुपीज 9100, मतलब सम पूछ रहा है। तो अगर फॉर्मूला यूज करता हूँ एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू, 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, तो एस एन की जगह रख सकता हूँ मैं 9100 इज इक्वल टू अगेन एक्स ओवर 2 और 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस x माइनस 1 और d की जगह 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डालिएगा, ठीक है ना। तो आप जब सॉल्व फॉर x करेंगे कैलकुलेटर तो बताइए कितना बनता है। सॉल्व फॉर x करो कैलकुलेटर से, देखो कितना बनता है। इसका आंसर क्या आ रहा है? 7 मंथ्स आ रहा होगा। आगे बढ़े। हाँ भाई आगे बढ़ू मैं। चले जी, एक बेसिक सवाल आखिरी और फिर उसके बाद हार्ड सवाल। क्लास ऑफ थोड़ी हार्ड सवाल से। हाँ भाई क्या मांग रहा है सवाल में? हाफ नजर आ रहा है बोले तो है अब्दुल हमीद, सवाल पूरा नजर नहीं आ रहा बेटा? अच्छा इधर देखिए बेटा, सवाल में क्या लिखा हुआ है? अ कंपनी इज फंडिंग अ मेजर एक्सपेंशन व्हिच विल टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, ठीक है ना। मतलब एन कितना है मेरे पास? 18 है। इट विल कमिट रुपीज 100,000 टू द प्रोजेक्ट इन द फर्स्ट मंथ फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ मंथली पेमेंट इंक्रीजिंग बाय 10,000 पर मंथ। इसका मतलब ए क्या हो गया मेरे पास? 100,000 हो गया, ठीक है। और उसने बोला था कि हर पेमेंट क्या है 10,000 से इंक्रीज हो गया, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 10,000 होगा। भाई मैं लिखता हूँ n इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 100,000 और d इज इक्वल टू 10,000।
फिर क्या लिखा, व्हाट इज मंथली पेमेंट इन द लास्ट मंथ ऑफ द प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट की लास्ट की मंथली पेमेंट क्या होगी, क्या मांग रहा है, TN मांग रहा है, TN मांग रहा है कि T18 बोलना कितना होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, के टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर लिया। तो फिर सम भी मांग रहा है, मतलब S18 भी आपसे सवाल में मांग रहा है। अब अगर मैं T18 निकालता हूं, T18 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1, 18 माइनस 1 एंड D कितना आएगा 10,000। तो T18 कितना आया मेरा बेटा, जल्दी से बताओ कैलकुलेटर से, T18 कितना आया 2 लाख, मतलब 270,000 ऐसा। और अगर मैं सम का फॉर्मूला यूज करता हूँ S18 इज इक्वल टू 18/2 और 2A प्लस 2 इंटू 100,000 प्लस N माइनस 1, मतलब 18 माइनस 1 और D की जगह 10,000। तो बताना बेटा S18 कितना आ रहा है, बोलो। तीन लाख 33,000 ऐसा, 33, अच्छा 3.33 मिलियन ऐसा। हाँ 3.33 मिलियन ही होगी ना बेटा वो, ऐसा। क्या मैं इस पे वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, क्यों, एल तो मुझे पता है ना, लास्ट टर्म में मैंने कितने पैसे देने, 2,70,000 रुपए देने। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता तब भी मेरा आंसर सेम आंसर, ये करके देख लेते हैं। कितना बनता है ये भी, 3.33 मिलियन। यहाँ से भी आंसर सेम आएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। हाँ भैया, आगे बढ़े, आना शुरू हो गए काले बादल। आ रहे नहीं है, रास्ते में अभी आएंगे बेटा, सवाल शो करूंगा तो आएंगे। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों लिया नहीं मेरा बेटा सबको। ओके, चलो भाई अब ये करके दिखाओ। आवाज स्लो आ रही है, असल में मुझे फ्लू हुआ हुआ थोड़ा सा, तो इस वजह से हो सकता है, ठीक है ना राबिया। ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ करते हैं आपके लिए, टेंशन लेने क्या नहीं। इसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, सुकून से 10 मिनट दूंगा, आप लोग आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं है मुझे किसी चीज की। ऑनलाइन वालों आप चेक करो, अब आवाज सही है मेरी। जी लाइबा और रबिया, अब साइड आ रही है बेटा, अभी भी साइड नहीं आ रही, अब बेहतर है, ओके। चेक कर लीजिएगा आप लोग जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम खुला हुआ हो, सही है ना। हो गया, नहीं हुआ, चलो भाई 10 मिनट दे रहा हूँ, सुकून से सॉल्व करो, फिर आंसर डिस्कस करते हैं, शाबाश। मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ।
मैं अभी करवाता हूँ फिर। कोई बच्चे ट्राई कर रहे हैं या सबने हथियार डाल दिए? सोचे सोचो, शाबाश बेटा। ओके मैं निकाल क्या रहे हो तुम? हाँ ये हाँ ये क्या होता है? इसका मतलब क्या निकालना होता है? तुम निकाल क्या रहे हो ये बताओ। सब निकाल रहे हो, बताओ क्या आ रही है? तुमने पूरा कैलकुलेटर पे किया है? पूरा कैलकुलेटर पे किया है? ये नहीं आ रही। खवातीन में से कोई बताओ भाई। हाँ भाई लड़के, तुम नहीं खेल रहे हमारे साथ? है आई शायद वीक है तुम्हारी, तो इससे आगे कहाँ बैठोगे भाई? अच्छा ग्लासेस भूल गया, बनवाओगे? ओके। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है यार। जी भाई करवाऊं मैं? सर अब तो मैंने करना शुरू किया है। बिल्कुल गलत है। यार लाखों की बात चल रही है, तुम्हारा पॉइंट में आंसर आ रहा है। 10। नहीं भाई नहीं, अगेन आवाज स्लो हो गई है। ओके अब बोले, अब सही है? ओके क्या 361? नहीं भाई, 11,800 और 12,000 के बीच में आए। मैं करवाऊं? नहीं होगा तुम लोगों से यार, छोड़ दो, नहीं होगा। नहीं होगा तुम लोगों से। है कौन कह रहा है ये? तुम कह रहे हो? करो फिर। क्या लगा रहा है? शर्त लगाओ बिरयानी बिरयानी की। तुमने कर दिया, आलू वाली बिरयानी खिलाऊंगा मैं। तो खुशी में खिला देना। नहीं सर, वो भी नहीं खिलाऊंगा। ओके बिल्कुल, वेरी गुड। चलो एक बच्चे का तो आया भाई। चले मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, बबलू परचेज अ कार फॉर रुपीज 3,60,000 रुपए। अच्छा, और द अमाउंट इज पेएबल इन 40 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मतलब एन कितना है मेरे पास? 40 है। और उसको इन 40 पेमेंट कितने अमाउंट की करनी है? 3 लाख। इसका मतलब क्या, मैं ये बोल सकता हूँ कि 40 पेमेंट का जो सम है वो 3,60,000 रुपए है ना? ऐसा ही है ना?
40 पेमेंट जमा करेगा, 360 बनना चाहिए उसके पास, क्योंकि सामान उतने खरीदा है उसने, ऐसा। अच्छा सर, तो अगर मैं लिखूं कि अगर n मेरे पास होता है 40, तो S40 मेरे पास गिवन है कितने का? भाई गौर से देखना सवाल में, कोई लिखेगा नहीं, इधर देखते रहो। विच आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, काम खत्म, उसने बोल दिया कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, एपी का सवाल है। अच्छा, आफ्टर पेइंग 30 इंस्टॉलमेंट्स, कितना पे कर दी इंस्टॉलमेंट्स उसने? 30 पे कर दी। और क्या कह रहा है? 1/3 ऑफ द अमाउंट वुड रिमेन अनपेड, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, 10 इंस्टॉलमेंट्स बाकी है, और 1/3 जो है अमाउंट अनपेड है। तो 30 इंस्टॉलमेंट्स में कितना पे कर दिया उसने? 2/3 पे कर दिया होगा ना। तो अगर मैं 3,60,000 रुपए का, अगर मैं 3,60,000 रुपए का मल्टीप्लाई करूं 2/3 से, तो कितना बनता है? 2,40,000 रुपए। उसने इतना अमाउंट 30 इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया, क्योंकि 1/3 अनपेड है। उसने क्या बोला है कि 30 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद 1/3 अमाउंट वुड रिमेन अनपेड। इसका मतलब 2,40,000 रुपए पेड हो गए 30 इंस्टॉलमेंट्स पर। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि S30 इज इक्वल टू 240, है ना? उन 30 इंस्टॉलमेंट को जमा करो, 240 बनेगा। ऐसा है या नहीं है ऐसा? और एन कितना हो गया यहाँ पर? 30। भैया बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके, कोई ऐसा बच्चा इसके ऊपर से जा रही है ये? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसने क्या बोला कि 40 इंस्टॉलमेंट में 360 देने, इसका मतलब 40 इंस्टॉलमेंट का सम 360 है। अच्छा सर, फिर कह रहा है 30 इंस्टॉलमेंट पे कर दी उसने और 1/3 अमाउंट अनपेड है। तो मैं ये देखूंगा कि भाई 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा दे दिया उसने? 2/3 दे दिया होगा ना। 1/3 का अपोजिट क्या होगा? 2/3 होगा। तो 2/3 मैंने कैलकुलेट किया, 2,360 का तो आया 240। इसका मतलब 2,40,000 रुपए उसने 30 इंस्टॉलमेंट में पे करे, ऐसा। अच्छा सर, तो मैंने क्या बोल दिया कि S30 हो गया 2,40,000 रुपए, और N क्या हो गया? 30 हो गया। अच्छा, फिर हमसे क्या कह रहा है सवाल के अंदर कि कैलकुलेट द अमाउंट दैट बबलू वुड रिक्वायर टू पे एज 35th इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब मांग रहा है हमसे क्या है? T35 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ना मुझे ए दे रहा है, एन तो दे रहा है 35, ना मुझे ए दे रहा है ना मुझे डी दे रहा है, दोनों ही नहीं दे रहा, और कह रहा है टी एन निकालो। अच्छा सर, अगर मैं इधर अप्लाई करूं फॉर्मूला, कौन सा? एस एन इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 डी, ऐसा मेरा बेटा। प्लीज सर देखते रहे इधर, एस एन कितना है? 360 इज इक्वल टू 40/2 2A, ए तो पता ही नहीं है ना, तो 2A रखूंगा, प्लस 40-1, और डी भी नहीं पता, ऐसा। अच्छा, क्या ये क्रॉस हो जाएगा? क्या बचेगा यहाँ पर? 20 बचेगा, और 20 यहाँ राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या करेगा? डिवाइड। इसका मतलब 360 डिवाइडेड बाय 20 करना, बताना कितना आ रहा है? 18,000। तो ये देखो 18,000 इज इक्वल टू 2A प्लस 39D है। 180,000 आ रहा है? नहीं, 18 ही आ रहा होगा, 18 ही आ रहा होगा, ऐसा। 20 या 20 को आके डिवाइड करना, तो 3,60,000 डिवाइड बाय 20 करोगे तो 18,000 आएगा। ये मैं बोलता हूँ सर, ये इक्वेशन नंबर 1 आई है। क्या आई है? इक्वेशन नंबर 1। क्या यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ मैं S30 पे? अगर फॉर्मूला यूज करता हूँ कि S30 पर कि 2,40,000 इज इक्वल टू 30/2 और 2A प्लस 30-1 और D, तो ये इसको इससे डिवाइड करूंगा, क्या आएगा? 15 ऑफ 15 वहां जाके 240 से डिवाइड करेगा, कितना बचेगा? 16,000। ये मेरे पास क्या आई बेटा? दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब क्या मैं दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूँ क्या? यस सर, मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कराता हूँ।
इक्वेशन 1 क्या है? 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 18,000 और ये क्या है? 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 16,000। अगर माइनस कराऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी, ये तो कड़ी आएगा। 39d और 29d आपस में माइनस होगा, क्या बचेगा? 10d इज इक्वल टू और 2000। तो इसका मतलब ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 2000 ओवर, तो d कितना है मेरा बेटा? सर d तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास आ गया। क्या इस d को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख के a निकाल सकता हूं वहां से? यस सर। कैसे निकालूंगा? कि 18,000 इज इक्वल टू 2a प्लस 39 और d की जगह 200। आप सॉल्व फॉर x कर लो, जिस तरह से अभी कैलकुलेटर से कर रहे थे। बताओ x कितना, a कितना आ रहा है? सॉल्व फॉर x रख कर करो जरा, कैलकुलेटर से बताना a कितना आ रहा है। a की जगह x रख दो कैलकुलेटर में। 5100 आएगा। सेट है। 5100 तुम्हारे पास आ गया। क्या अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं? कौन सा? कि T35 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, 35 माइनस 1 और d कितना है? 200। तो मेरा बेटा T35 कितना आता है आपके पास? 11,900। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं आती? आती है। शाबाश, कॉपी करें। शाबाश, जल्दी से। है क्या? तो 1 में से माइनस करो 1/3, 1/3, तो 2/3 बचेगा। सही है। सवाल हार्ड था ये, बच्चों वाला सवाल है, पता है। ये मैंने नेक्स्ट चैप्टर कराना है, मैंने ना उसमें गंजा किया तो बात नहीं है बेटा। वायरिंग शुरू कर देना बालों में। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होते ही बालों में सरसों का जो भी तेल वेल हो सब लगाना शुरू कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता ही भी तो बेटा, वो उस चैप्टर के हिसाब से चलेंगे ना फिर, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये थोड़ी कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, ये थोड़ी बनाना है मैंने उसमें। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 8 है। हाँ इंशाअल्लाह। जी सर, अमन है, सुकून जिंदगी में। अभी इसका असाइनमेंट आने तो बेटा पता चलेगा तो कितने क्वेश्चन होंगे। 350 400 होंगे। छोटा टॉपिक है ना इस वजह से है। बड़ा टॉपिक होगा 600 650 बस। हाँ भाई, खुश हो तुम लोग? हैं? वेरी गुड। अच्छा, आज जब घर जाओगे तो क्या करोगे पढ़ाई के रिस्पेक्ट से? कि जितने सवाल किए ना आज हमने, सबको एक एक बार करके लेकर आना। कल चेक करूंगा। क्वेश्चन बैंक लेक्चर बिल्कुल अपलोड होगा, पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगा बेटा। सवाल कब मिलेंगे? हैंडआउट जो है मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, ठीक है। ये तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि मेरी आपके साथ क्लास है, रिप्लेस हो गई। मैंने कल ही शेड्यूल देखा था, कल मेरी क्लास थी नहीं तुम लोगों के साथ, अकाउंटिंग की थी, और मेरी क्लास थी उनके साथ, क्या कहते हैं, मार्च बैच वालों के साथ।
तो मैं तो उसलिए आज से आया था, मुझे यहाँ के पता चला ये आपके साथ भी क्लास है, चलो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। बिल्कुल राबिया, बिल्कुल मिल जाएंगे फिर के क्लासेस में अगेन एंड आउट, ठीक है ना। अच्छा, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ऑनलाइन लेने का शौक होता है, ले भले, मसला नहीं है, लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा ऐसा बच्चा जो कैंपस आ सकता है, कैंपस आना उसके लिए फिजिबल है, तो वो कैंपस पे क्लासेस ज्यादा अटेंड करे ताकि ज्यादा उसके लिए इफेक्टिव रहे, ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जिसकी स्टिल बहुत ज्यादा मजबूरी है कि यार वो नहीं आ सकता, ठीक है, तो फिर उसके इसके अंदर वो ऑनलाइन ले ले, कोई ऐसा मसला है। सेट है अहमद, जबरदस्त। सेट है राबिया, इंशाअल्लाह। ओके अब्दुल अमीन, कोई मसला नहीं बेटा, आप ऑनलाइन क्लासेस दो। अच्छा, बहुत से बच्चे होते हैं जो क्लास में सवाल नहीं करते, ये सोच के कि यार साथ वाला सोचेगा यार ये क्या सवाल पूछ रहा है बच्चों वाला, ये तो मुझे आता है। तो उनके लिए ये है कि भाई मैं अपना नंबर दे रहा हूँ आपको, उसको सेव कर लो, थोड़े दिनों में ग्रुप भी बन जाएगा, तो उसमें भी मैं अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा ताकि डिस्कशन होती रहे, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल वगैरह करना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आप नंबर सेव कर लेना अपने पास, अगर कोई सवाल हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। ऑनलाइन वालों को अब्दुल हमीद मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा बेटा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। पीडीएफ जो है ना कॉपी में उनके लिए ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। भाई एक छोटा सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इस सवाल की पिक्चर ले लो आप लोग, ठीक है, और ये सवाल आपने घर से करके लेके आना है। हाँ, उस तरफ मूव करें, ऊपर का दिखाऊं, ऐसा। पहले इसकी पिक्चर ले लो तुम लोग, ताकि ये सवाल कर जो है ना नेक्स्ट क्लास में सबने करके लेके आना है। इसके साथ साथ जितने सवाल आज प्रैक्टिस करें उनका सॉल्यूशन एक बार आपके पास होना चाहिए लाजमी, ठीक है। हैंड आउट पीडीएफ मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ग्रुप में जो बच्चे ने फीस पे कर दी है वो ग्रुप पे आ जाओ, तो फिर मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। और कल मैं हार्ड कॉपी में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है भाई। इसके बाद एक और क्लास है तुम लोगों की, कौन सी? इकोनॉमिक्स, ठीक है भाई, ऊपर करूं। ओके राबिया, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा अपनी पेमेंट स्लिप, मैं ऐड कर देता हूँ ग्रुप में। अच्छा, कोई बच्चा ऑफिशियल ग्रुप में अगर नहीं हो तो अपनी पेमेंट स्लिप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं ऐड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। इसका सवाल, अबे बल्लू, हो गया बेटा। भाई ये सॉल्यूशन कॉपी कर लिया आप लोगों ने, बस सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए आप लोग, बस ताकि फिर क्लास को ऑफ करते हैं। थोड़ा ऊपर करूँ ऐसे, इसका क्वेश्चन, अरे भाई ये लो। अच्छा लिख रही हो तुम, ऐसा ऐसा बोलो ना। अच्छा, बहुत से बच्चे जो है ना वो पिक्चर ले रहे होते हैं क्लास में, अभी तुम ले रहे हो तो याद आ गया मुझे। पिक्चर लेते लेते बहुत सारे ऐसा होता है क्योंकि कराची है, कुछ भी हो सकता है, तो बहुत से बच्चे ना मोबाइल में पिक्चर ले लेते हैं, ऐसा कि घर जाके कॉपी करेंगे, घर जाके कॉपी नहीं करते। तो शॉपिंग वाले घूम रहे होते हैं ना, मोबाइल ले जाते हैं, फिर वो जरूरतमंद, तो मोबाइल ले जाएंगे तो फिर दो चीजें जाएंगी, कौन कौन सी? मोबाइल भी और क्यूएम भी। तो बजाय इसके कि दो चीजों का नुकसान हो, तो आप घर जाके लाजमी कॉपी करिएगा।
भाई वाले नहीं, अब छोटे भाई वाले बहुत लोग हो गए, वो लोग ले जाते हैं। भाई डन, कॉपी कर लिया बेटा आप लोगों ने? फटाफट से हाथ चलाओ कॉपी पे बेटा। इसका क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं, ये लो। जी भाई डन, हो गया। चलो बस फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।